बांग्लादेश में घमासान मचा हुआ है। मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र, वो सन 2007 से ही वो सत्ता के भागीदारी का उनका एक प्रयास, निरंतर प्रयास जारी था। पर शेख हसीना के रहते उन्हें ये संभावना कभी मिली नहीं। पर आज उन्हें यह समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो क्रेडिटिंग का एक्सपर्ट होना और राजनीति में आकर सत्ता चलाने में कितना बड़ा फ़र्क है। जनरल वक़ार ज़मान, जो बांग्लादेशी सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे पिछले सप्ताह दो बातें कही। पहली बात कि दिसंबर 2025 तक बांग्लादेश में चुनाव हो जाने चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि बांग्लादेश की संप्रभुता से कोई भी समझौता, किसी प्रकार का समझौता संभव नहीं है। इस संप्रभुता का प्रश्न वहाँ उठता है जो एक राखीन कॉरिडोर जो चिटगांग से होते हुए म्यांमार के राखीन प्रोविंस तक जाने की प्रस्तावना है ये प्रस्तावना यूएन के अंडर। पर यह जाहिर है कि इसके लिए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितना दबाव डाल रहा है बांग्लादेश पर। यह कॉरिडोर कहने को एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है। जो गृह युद्ध म्यांमार में चल रहा है उसमें दवाएं पहुंचाना, उसमें भोजन पहुंचाना, उसमें लोगों की मदद करना, यह इसका कहने को एक प्रयास ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का कारण यही है। पर बांग्लादेशी सेना और जनरल ज़मान इस बात को शायद अच्छे से जानते हैं कि इस कॉरिडोर का मुख्य प्रयोग होगा अराकान रेबल्स को हथियार पहुंचाना। जो अराकान विद्रोही हैं उनको अमेरिका हथियार पहुंचा करके जो ये गृह युद्ध है म्यांमार में उसकी आग जलते रहने देगा। और यहाँ पे अमेरिका का उद्देश्य है कि चाइना का जो लैंड, मतलब ज़मीन से समुद्र तक का एक्सेस म्यांमार दे रहा है, उसको वो अराकान रेबल्स के ज़रिए रोकने का प्रयास करेगा। जनरल ज़मान को शायद पाकिस्तान के उस अनुभव को बहुत अच्छे से उन्हें याद है कि जब अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस का जो वहाँ पे इन्वेशन हुआ 1979 में, तो जो हथियार अमेरिका ने भेजे विभिन्न सोर्सेस से, वो हथियार जो अफ़गानिस्तान जाने थे वहाँ के विद्रोहियों के हाथों में, जब उनका प्राथमिक प्रयोग समाप्त हो गया अफ़गानिस्तान में और सोवियत रूस वापस चला गया, उसकी सेना वापस चली गई, तो वो हथियारों की जो बैरल थी, जो उनकी नाल थी, वो पाकिस्तान में घूम गई। हथियार खाली नहीं बैठते हैं। आज दूसरे देश को भड़काने के लिए जो हथियार प्रयोग होते हैं, कल वो अपने देश में प्रयोग होने लगते हैं। यह बात जनरल ज़मा बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो इसमें बिल्कुल पड़ना नहीं चाहते, इस कॉरिडोर को वो चलने नहीं देना चाहते हैं। रही बात चुनाव की, चुनाव में यूनुस कह रहे हैं कि 2026 की गर्मी तक, जून तक चुनाव हम करवा देंगे। उसके बाद उनके सहयोगी कहते हैं कि नहीं, पहले रिफॉर्म्स, मोहम्मद यूनुस भी कहते हैं कि पहले रिफॉर्म्स हो जाएंगे, उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। अब इन रिफॉर्म्स को समझना पड़ेगा कि आखिर में किस रिफॉर्म्स की बात यूनुस और उनके सहयोगी दल करते हैं। तो शेख हसीना का जो एक ज़ोर ज़बरदस्ती उनको सत्ता से हटाया गया, जो पदच्युत किया गया, जो कि गैर कानूनी है बांग्लादेश के संविधान के हिसाब से, उसके बाद उसको संविधान को ही बदलने का और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को बदलने के लिए रिफॉर्म्स कमीशन बनाई गई। ये रिफॉर्म कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जो अंतरिम सरकार है उसने इस नेशनल कंसेंसस कमीशन एक बनाया है, मोहम्मद यूनुस उसके चेयरमैन हैं और उसके वाइस चेयरमैन हैं प्रोफेसर अली रियाज। उन्होंने कई मीटिंग्स कर ली हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से इन सुझावों को लेकर के जो रिफॉर्म्स कमीशन ने जो अपने प्रस्तुत किए हैं। अब ये रिफॉर्म्स कमीशन किससे संबंधित है? ये है संविधान से संबंधित है, चुनावी प्रक्रिया से संबंधित है, न्यायपालिका से संबंधित है, गवर्नेंस से संबंधित है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है और एंटी करप्शन कमीशंस है। तो इनके प्रस्ताव आ चुके हैं, कई दौर मीटिंग्स का हो चुका है, पर अभी तक का नटशेल यही है, सार यही है कि इस पे कोई भी कंसेंसस नहीं बनी है। जो भी राजनीतिक दल बने हैं, आवामी लीग तो बैन हो चुकी है,
वो इस पे एक विरोधी राय रखते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण डिसएग्रीमेंट है, उनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो है प्रधानमंत्री के लिए उनकी चुनाव के प्रक्रिया को सेट करना, अपॉइंटमेंट उनकी कैसे उनको अपॉइंट किया जाएगा, जो केयरटेकर सरकार यदि भविष्य में कोई बनेगी तो उसका उसका एक टेन्योर क्या रहेगा, जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है उसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, और प्लूरलिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्लूरलिज्म क्या संविधान का मूलभूत जिसको कहा जाए प्रिंसिपल रहेगा कि नहीं रहेगा, इन चीज़ों को लेकर के। और इसके अलावा भी और भी ऐसी संस्तुतियां हैं जिनको लेकर के राजनीतिक दल एक अलग अलग राय रखते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस रिफॉर्म से सहमत नहीं है, और ये इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि आज की तारीख में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आवामी लीग के बैन होने के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, और गले की हड्डी मैंने जैसे कहा वो प्लूरलिज्म बन गया है। क्योंकि जो मोहम्मद यूनिस को समर्थन करने वाली जो राजनीतिक तो कम कहना चाहिए, जो इस्लामिक दल हैं, जनरली वो इस्लामिस्ट हैं, जो मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करते हैं, वो उस संविधान में प्लूरलिज्म को नहीं देना चाहते हैं। वो पूरी तरह से बांग्लादेश का इस्लामीकरण चाहते हैं। बांग्लादेश की जनता जो अभी तक इस पूरे जिस परिदृश्य में 5 अगस्त 2024 के बाद से कहीं नज़र नहीं आई है, वो जनरली वो एक सेक्युलर भाव रखती है। उसका कल्चर जो है वो एक सेक्युलर कल्चर है। इस्लामिस्ट धीरे धीरे चीज़ों पर पढ़ना चाह रहे हैं, पर जनता इसके विपरीत है। इसको लेकर के एक मतभेद उत्पन्न हो चुका है कि प्लूरल होना चाहिए समाज को और संविधान को कि नहीं। रही बात चुनावी टाइमलाइन की, शनिवार को जो मीटिंग करवाई थी मोहम्मद यूनुस ने एडवाइजरी काउंसिल की विभिन्न राजनीतिक दलों को बुला करके, उसमें ये निष्कर्ष निकला कि पहले उन्होंने त्यागपत्र की एक धमकी दी थी, जो किसी भी गिरते हुए एक ऑटोक्रेट, एक डिक्टेटर का सबसे पहला होता है कि मैं ये पद छोड़ देता हूं, अब आप अपना देश संभालिए। उसके बाद वो उस त्यागपत्र की बात ही नहीं करते हैं वो, और वो सिर्फ चुनावी प्रक्रिया और रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो चुनावी प्रक्रिया में उनका वही 30 जून तक का कहना है। उनके जो समर्थक दल हैं वो कहते हैं कि नहीं, जब तक पूरी तरह से ये रिफॉर्म्स पूरी तरह से कार्यान्वयन में नहीं लाए जाए तब तक मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी रहेगी। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि रिफॉर्म्स जिस तरह के मतभेद उत्पन्न हो चुके, रिफॉर्म्स बहुत जल्दी इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। और ये इस्लामिस्ट दल कहते हैं कि ये सरकार, जो इस्लामिस्ट दल है जो इनके समर्थन में मुख्य है, वो है जमाते इस्लामी, और एक नेशनल सिटीजन्स पार्टी है जो तथाकथित छात्रों की पार्टी है, जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ संघर्ष किया था, विद्रोह किया था, सड़क पे उपद्रव किया था। ये मुख्य इनके समर्थक दल हैं। और इनका जमाते इस्लामी का एक छात्र विंग है, इस्लामिक छात्रों शिविर, जिसने काफ़ी उपद्रव मचाया था उन दिनों में जब शेख हसीना सरकार में थी, क्योंकि जमात बैंड एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो इनकी टाइमलाइन 5 साल की है, कहते नहीं 5 साल सरकार रहेगी। और इनका कहना है कि जब तक शेख हसीना को सजा नहीं सुना दी जाती है तब तक मोहम्मद यूनुस सरकार में रहेंगे। शेख हसीना है दिल्ली में, भारत सरकार ऐसी कोई काम नहीं करने जा रहा है कि शेख हसीना को वो इस एक असंवैधानिक सरकार को सुपुर्द करे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो एक तरह से वो पूरी तरह से पद पाके, सत्ता पा करके यूनुस साहब सत्तारूढ़ हो चुके हैं, वो अपनी सत्ता छोड़ने नहीं वाले हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि अगर जितना समय बीतता चला जा रहा है उतना यूनुस और उनके इस्लामिस्ट जो समर्थक हैं, जमात और नेशनल सिटीजन्स पार्टी, ये अभी तक अपनी जगह अपनी बना नहीं पाए हैं। करीब 8-10 महीने हो गए सारी सत्ता पलट को हुए, पर ये जमीन पे अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। तो जितना समय बीतता जा रहा है, यूनुस का सारा जो प्रयास है कि इतना समय इनको दे दो कि ये जमीनी जो राजनीतिक एक प्रक्रिया है उसका पार्ट बन सके। देखिए, सड़क पे उपद्रव मचाना और लोगों के दिल में जगह बनाना, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। सड़क पे उपद्रव बनाते समय किसी सरकार के विरुद्ध आपका एक आक्रोश हो सकता है, उसमें कई लोग सम्मिलित हो जाते हैं, पर इसका अर्थ नहीं कि सम्मिलित होने का अर्थ नहीं कि उपद्रवियों को ही
ये अपनी सरकार सौंप दें। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बहुत क्लियर है कि आपको दिसंबर में चुनाव कराने होंगे। जनरल वाकर बहुत जवान, बहुत क्लियर है कि आपको दिसंबर तक चुनाव कराने पड़ेंगे। अब चुनाव और इस सारी प्रक्रिया में एक और बहुत महत्वपूर्ण जिसको कहा जाए संगठन है, वो है आवामी लीग और शेख हसीना। शेख हसीना जिन्होंने पहले भी सेंट मार्टिन्स जो द्वीप समूह है उसकी द्वीप की चर्चा की थी। सेंट मार्टिन्स द्वीप अगर आप मैप देखिएगा जा करके तो म्यांमार से थोड़ी दूरी पे समुद्र में एक द्वीप है। शेख हसीना का पिछले साल भी ये कहना था कि अमेरिका उन पे एक दबाव डाल रहा है कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड वो अमेरिका को हैंडओवर कर दे। और क्योंकि एक इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा उसको एक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, एक डिफेंस बेस बनाने के लिए जगह मिल जाएगी जो चाइना के ऊपर नज़र रख सकता है। कल उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है कि उनके पिता शेख मुजीब की भी हत्या इसीलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने अमेरिका के दबाव में आकर के सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो है वो अमेरिका को नहीं दिया था। शेख हसीना का कहना है कि उनकी हत्या भी हो जाती है और सत्या भी छोड़ना पड़ता, लेकिन वो सेंट मार्टिन्स आइलैंड नहीं देंगी और अमेरिका को बांग्लादेश की संप्रभुता पे हस्तक्षेप नहीं करने देंगी। जनरल जमान को भी अब ये चीज़ संप्रभुता की आज बात कर रहे हैं, पर जनरल जमान ने भी जो अगस्त में जाकर के जो सत्ता पलट हुई उसके वो भी उतने ही भागीदार थे। उस समय भी बांग्लादेश की संप्रभुता पे प्रहार हो रहा था, पर शायद उस समय के स्वार्थ अलग थे। और ये जो सरकार बनी हो, जिस तरह से इस्लामीकरण हो रहा है बांग्लादेश का, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। ध्यान रखने की बात ये होगी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी स्वयं एक काफ़ी उसका रूढ़िवादी पार्टी है, पर वो रूढ़िवादिता भी जो तत्कालीन वहाँ पे इस्लामिक छात्र शिविर और जमाते इस्लामी, इनके सामने हिफाजत इस्लाम है, इस तरह की पार्टियों के सामने उनकी जो इस्लामीकरण है वो बहुत ही एक हल्का उसका दायरा है। तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड को लेकर के जो विवाद खड़ा करके शेख हसीना ने फिर से दिखा दिया है कि भले ही अवामी लीग उस संघर्ष के दौर में जिसको कहा जाए एक छोटा बैटल हार गई थी, एक छोटा युद्ध हार गई थी, पर बड़ा युद्ध लड़ने में अवामी लीग आज भी सक्षम है। कोई भी चुनाव करवा पाना इतना आसान नहीं होगा। अवामी लीग को बैन करके उसके समर्थकों पे अत्याचार करके इतना आसान होने वाला नहीं है। और क्या ये जो भी प्रस्तावित चुनाव है वो क्या एक फ्री एंड फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन, जो अमेरिका भी कह रहा था जब शेख हसीना जीती कि फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन नहीं था, तो क्या ये चुनाव दुनिया इसको फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल कहेगी? आवामी लीग से घबरा करके ही मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन और फॉरेन पावर इंटरफियर कर रहे हैं। फॉरेन पावर का अर्थ नाम नहीं लेते, पर बहुत स्पष्ट है, वो भारत की ओर उंगली दिखाते हैं। इसके पीछे उनके पास कोई सबूत नहीं कि भारत किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रहा है। भारत ने एक दूरी बना कर रखी है, एक राजनीतिक और एक डिप्लोमेटिक दूरी बना के रखी है बांग्लादेश से, और उनके किसी मामले में हस्तक्षेप के कोई भी सबूत नहीं है। पर ये इस्लामिस्ट जो नेता होते हैं, इस तरह के डिक्टेटर्स होते हैं, उनका एक सेट पैटर्न है। अगर आप पाकिस्तान को भी देखिए कि वो हर चीज़ का दोष हिंदुस्तान पे देते हैं, भारत पे देते हैं, और अपनी सारी जिम्मेदारी से वो अपने को निवृत्त कर लेते हैं। तो पूरी तरह से यूनुस जो है वो एक एंटी इंडिया पोस्चर में है। उसकी एक एयर स्ट्रिप है लाल मुनीर हाट, उस पर चाइना को देने की बात चली, तो अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे हैं। उसके बाद भी सारा दोष वो भारत पे दे रहे हैं। जनरल जमान को भी अब समझ में आ रहा होगा कि जो सत्ता पलट हुई, जिस समय अगर वो एक उन्होंने अगर स्टैंड लिया होता, जो ओथ थी उनकी गवर्नमेंट की, सेना की, कि देश की रक्षा करेंगे, तो शायद इस तरह से जो ये रोज रसातल की ओर बांग्लादेश चला जा रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती चली जा रही है। भारत से एक एंटी इंडिया जो लगातार एक्सप्रेशन करके भारत से उनका जो इकोनॉमिक एक ट्रेड है वो कम होता चला जा रहा है। और कोई भी विदेशी निवेश, चाहे वो चीनी ही निवेश क्यों न हो, वो किसी भी राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में निवेश नहीं करता है, क्योंकि कल उसे पता नहीं कि कैसी सरकार आएगी और वो उसके निवेश को किस प्रकार से देखेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे अदानी पावर ने जब इन्वेस्टमेंट किया था, तो यूनुस ने सत्ता में आते ही अदानी पे प्रहार शुरू किया और उसको कैंसिल कर दिया। तो इस तरह का निवेश
कोई भी दुनिया की कंपनी निवेश कभी भी अस्थिर माहौल में नहीं करती है। और विडंबना देखिए कि यूनुस अपनी समस्या सुलझाने के बदले आज जापान के दौरे पे निकल गए हैं और कुछ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट्स वैसे ही होते हैं जो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। स्थिति बड़ी रोचक भी बनी हुई है, स्थिति बड़ी गंभीर भी बनी हुई है। रोचक एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पे रोचक है, गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के है, क्योंकि हमारे पड़ोसियों में कहीं भी कोई भी अस्थिरता होती है तो उसका सीधे सीधे प्रभाव भारत पे पड़ेगा। हम लगातार इस पे नज़र रखे रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।